हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे एसएससी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है कवक के बारे में, ठीक है, यानी फंगस के बारे में है। तो दोस्तों, आपको सामने फिगर दिख रहा होगा, फंगस का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें फ्रेंड्स। अब बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी आप प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके फ्रेंड्स। क्योंकि हमारे चैनल पर वीडियो जो जितना भी वीडियो अपलोड होता है दोस्तों, ठीक है, खासकर आपका बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी यहाँ पर बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, आज के सेशन में क्या है, देखिए फंगस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप फंगस के स्ट्रक्चर के बारे में पहले थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों। आपको यहाँ पर जितना भी नाम पहले दिख रहा है दोस्तों, पहले आप उस नाम से पहले अवगत हो जाओ, ठीक है। तो देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर जो है ये फंगस का है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका राइबोसोम है। कवक में आपका राइबोसोम भी पाया जाता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ। आप जाकर पहले वाले वीडियो में जाकर देखिए, ठीक है। वहाँ बिल्कुल ही डिस्क्रिप्टिव तरीक़ा से पढ़ाया गया, बिल्कुल फुल डिटेल पढ़ाया गया दोस्तों। तो आप वहाँ पर जाकर समझ सकते हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है, ठीक है। न्यूक्लियस भी समझ लीजिए, ठीक है, न्यूक्लियस भी इसमें होता है। उसके बाद आपका गोल्जी एपरेटस, उसके बाद सेल वाल है दोस्तों, फिर सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म, ये सारा कुछ मैं बता चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रियोल हो गया, ठीक है। और ये वैक्यूल्स है दोस्तों, ठीक है। और ये आपका वर्ड स्क्वायर है, ठीक है। तो जितना भी आपको नाम जो दिख रहा होगा दोस्तों, ये सारा कुछ आपका फंगस में मौजूद होता है, ठीक है। तो यह स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया दोस्तों। अगर फिगर भी बनाने के लिए कहेगा, अगर आ जाए एग्ज़ाम में फिगर बनाने के लिए दोस्तों, खासकर मैं ये जो 10 क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनको भी कभी कभी बनाने के लिए आ जाता है, ठीक है। वो डिस्क्रिप्टिव में भी इसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, इस फिगर का यूज कर सकते हैं। अगर कवक के बारे में उसे कुछ लिखने के लिए आता है तो वो फिगर को भी वहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो फिगर को आप पहले ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। एक और भी फिगर है दोस्तों, ठीक है, वो वही चीज़ है दोस्तों, जिससे स्ट्रक्चर ऑफ जो फंगस है वही फिगर है, ठीक है। तो इसे आप एक बार देख लीजिए दोस्तों, सब कुछ है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, गोल्जी एपरेटस है, सारा कुछ वही चीज़ है दोस्तों, ठीक है। तो एक फिगर को आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए कवक यानी फंगस के बारे में फर्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, फर्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना है दोस्तों, जो आपका फंगस होता है दोस्तों, यानी जो कवक होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक कोड वर्ड में थोड़ा सा लिखता हूँ, ठीक है, तो समझ लीजिएगा, ठीक है। ये फंगस लिखा हुआ है, तो फंगस में क्लोरोफिल नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको याद रखना कि फंगस जो होता है, फंगस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये याद रखना है कि इसमें संवहन उत्तक भी नहीं होता है, मतलब ये संवहन उत्तक रहित होता है, ठीक है। इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है। अब ये संवहन उत्तक क्या होता है दोस्तों, तो संवहन उत्तक के इसके अंतर्गत दोस्तों, संवहन उत्तक के इसके अंतर्गत आपका जाइलम फ्लोएम का आपने नाम सुना होगा, तो वो सारा कुछ इसमें आता है। ऐसे में वीडियो अलग से उत्तक के बारे में पढ़ा दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आगे ध्यान दीजिए, संवहन रहित होता है। इसके अलावा आप अगला पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। ये तो आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। कवक का अध्ययन मतलब विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत कवकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे, उसे कहा जाता है आपका माइकोलॉजी कहा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें कहा जाता है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कि पर्ण हरित विहीन होने के कारण, मतलब अभी अभी हम लोगों ने आपको बताया कि क्लोरोफिल तो इसमें पाया नहीं जाता है। तो क्लोरोफिल नहीं पाए जाने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ठीक है। मतलब ये भोजन जो रहेगा स्वयं भोजन बनाने का कार्य नहीं करता है। तो जब ये स्वयं भोजन नहीं बनाएगा तो ये कैसा होगा दोस्तों, तब तो ये परपोषी होगा, ठीक है, या उसे आप विविध पोषी भी बोल सकते हो, ठीक है। उससे अच्छा आप विविध पोषी बोलिए, ठीक है। विविध पोषी यानी हेट्रोट्रॉप्स, यानी अपने भोजन का निर्माण ये स्वयं नहीं करेगा, बल्कि अपने भोजन के निर्माण करने के लिए, ठीक है, अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए ये दूसरे जीवों पर निर्भर होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स कि ग्लाइकोजन, ठीक है,
यानी कवक में जो भोजन संचित होता है वो किस रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। चौथा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि इसकी कोशिका भित्ति जो होती है दोस्तों वो काइटिन की बनी होती है। ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा हुआ कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे देखिए दोस्तों, अब इसके हैबिटेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हैबिटेट मतलब इसके वास स्थान के बारे में, मतलब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इसके बारे में कहा जाता है फ्रेंड्स कि कवक संसार में उन सभी भागों में पाए जाते हैं जहाँ जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ पर जीवन है, ठीक है, या कह लीजिए कि जहाँ पर जीवित आपका जीवित सॉरी आपका जहाँ पर जीवित पदार्थ पाए जाते हैं वहाँ पर भी ये पाया जाता है, और जहाँ पर मृत कार्बनिक पदार्थ रहते हैं तो वहीं पर भी पाया जाता है, वहाँ पर भी ये रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखिएगा दोस्तों कि आपका जो गोबर पर उगने वाले कवक को कोप्रोफिलस कवक बोलते हैं, ठीक है। उसका नाम है दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कोप्रोफिलस फंगी, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, कोप्रोफिलस फंगी। तो गोबर पर उगने वाले कवक को कहा जाता है कोप्रोफिलस कवक कहा जाता है। लेकिन फ्रेंड्स आगे ध्यान दीजिए, देखिए वही आगे आपका पॉइंट आगे क्या है, नाखून तथा बालों में उगने वाले कवकों को किरेटिनोफिलिक कहा जाता है। मैं नाम यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रेंड्स, किरेटिनोफिलिक है, ठीक है। तो आपका नाखून और बाल, ठीक है, नाखून और बाल में उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है, केरेटिनोफिलिक। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों न्यूट्रिशन के बारे में, माने कवकों का पोषण, ठीक है। न्यूट्रिशन का हिंदी क्या होता है, पोषण। तो कहा जाता है दोस्तों कि पोषण के आधार पर कवक 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन है, पहला है समबायोटिक, जिसे हिंदी में कहा जाता है सहजीवी, ठीक है। उसके बाद आपका है पारासाइटिक, हिंदी में क्या बोलेंगे, परजीवी। और लास्ट में है सैप्रोफाइट, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, मृतजीवी बोलेंगे, ठीक है। तो आइए बारी बारी से समबायोटिक के बारे में देखते हैं क्या है। ऐसे समबायोटिक के बारे में दोस्तों, पारासाइटिक के बारे में, सैप्रोफाइट के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। चलिए फिलहाल इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि ये कवक दूसरे पौधे के साथ उगते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुँचाने का कार्य करते हैं। जैसे में आपका कौन पौधा आ जाएगा दोस्तों, लाइकेन। मतलब समबायोटिक के अंतर्गत कौन पौधा आता है, तो लाइकेन आता है, ठीक है। क्योंकि समबायोटिक का मतलब क्या होता है, हेल्प करना, ठीक है। समबायोटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, हेल्प करना। मतलब पौधा में कवक पाया जाए, कवक सॉरी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो समबायोटिक मतलब क्या होता है, हेल्प करना। जैसे कि मान लीजिए ये एक पौधा है और ये दूसरा पौधा है, ठीक है, ठीक है। तो ये पहला पौधा और ये दूसरा पौधा, तो चाहे वो कोई भी पौधा हो, ठीक है, अगर उसमें कवक है दोस्तों, तो कवक क्या करेगा, पौधा को हेल्प करेगा, और पौधा जो होगा वो किसे हेल्प कर देगा, वो कवक को हेल्प कर देगा, ठीक है। तो उसी में एग्जाम्पल किसका आता है, लाइकेन, ठीक है। चलिए पारासाइटिक के बारे में पढ़ते हैं। पारासाइटिक में क्या होता है दोस्तों, ये कवक अपना भोजन जंतुओं एवं पौधे के जीवित ऊतकों से प्राप्त करते हैं। मतलब पारासाइटिक कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि दूसरे जीवों से भोजन को प्राप्त करना, ठीक है। दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करने को क्या कहा जाता है, वो क्या होते हैं, वो परजीवी होते हैं। जैसे में है दोस्तों पक्सिनिया, अस्टिलागो, ठीक है, ये सब नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। पक्सिनिया है, अस्टिलागो है, तो वो परजीवी के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्या है, सैप्रोफाइट है। तो सैप्रोफाइट किसे बोलेंगे, तो इस प्रकार के कवक अपना भोजन सदैव सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, नाम से ही पता चलता है मृतजीवी, ठीक है, मतलब मरे हुए जीव जंतुओं के शरीर से जो भोजन प्राप्त करता है तो उसे क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइट कहा जाता है। जैसे में आपका राइजोपस आता है, ठीक है, एक बार नाम सुन लीजिए, राइजोपस, पेनिसिलियम, मोर्चेला, ठीक है। तो ये सारा कुछ किसके अंतर्गत आता है, सैप्रोफाइट के अंतर्गत आता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, कवक का आर्थिक महत्व, ठीक है। तो कुछ कवक ऐसे होते हैं जो लाभदायक होते हैं। अब कवकों से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है,
तो ध्यान दीजिए फर्स्ट पॉइंट। देखिए सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि ये जो कवक जो होते हैं ये आपका जो जंतु होता है, जंतु, ठीक है, और पौधा, जंतु और पौधे के अवशेष को ये डिकम्पोज करने का कार्य करते हैं। डिकम्पोज होना मतलब सड़ाना गलाना, ठीक है। जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं या कोई पौधा है दोस्तों, चाहे जंतु है, तो ये उसके अवशेषों को विघटित करने का काम करते हैं, यानी डिकम्पोज करने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपने एक कवक का नाम सुना होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एग्रिकस, ठीक है, और एक और है मॉर्चेला, ठीक है। तो ये जो कवक जो होते हैं दोस्तों, ये दोनों कवक का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा एग्रिकस और मॉर्चेला कवक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सब्जी में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आगे आइए, आपने एक कवक का नाम सुना होगा दोस्तों, पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम, और एक आपका है एस्परजिलस, ठीक है। क्या है, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। तो इन दोनों कवकों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों पनीर उद्योग में, ठीक है। तो ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, अब आगे भी पूछने की संभावना है, ठीक है। पेनिसिलियम और एस्परजिलस कवक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो पनीर उद्योग में किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आपने ईस्ट का नाम सुना है दोस्तों, ठीक है, ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट का, इसके बारे में कहा जाता है दोस्तों कि ईस्ट का उपयोग अल्कोहल उद्योग में किया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि इसका कहाँ किया जाता है, अल्कोहल उद्योग में किया जाता है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। आगे कहा जाता है फ्रेंड्स कि कुछ ईस्ट, जैसे में कुछ ईस्ट का मैं नाम बताता हूँ आपको, सैक्रो साइक्रोमाइसीज सेरबिसी, ठीक है फ्रेंड्स, ये एक आपका ईस्ट का नाम है, ठीक है। साइक्रोमाइसीज सेरबिसी का उपयोग बेकरी उद्योग में डबल रोटी में किया जाता है, ठीक है। किस में किया जाता है, डबल रोटी, जिसे आप पाव रोटी बोलते हो ना, ठीक है, ब्रेड जिसे आप बोलते हो दोस्तों, तो इस ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। साइक्रोमाइसीज सेरबिसा, डबल रोटी में इसका यूज बेकरी उद्योग में किया जाता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि कवकों से कई प्रकार के अम्ल का भी निर्माण होता है, जैसे में आपने नाम सुना होगा एस्परजिलस, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो गया दोस्तों एस्परजिलस हो गया। आपने नाम सुना होगा म्यूकर का, म्यूकर हो गया। एक और है साइट्रोमाइबीज, साइट्रोमाइबीज द्वारा साइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा किस अम्ल का निर्माण होता है, तो आपका साइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि साइट्रिक अम्ल के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बोलना है एस्परजिलस है सर, म्यूकर है, साइट्रोमाइबीज है, तो ये सारे कवक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपने नाम सुना होगा कवक का एस्परजिलस गेलोमाइसीज, आएगो पेनिसिलियम ग्लाउकम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, नाम तो बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है, गैलोमाइसिस, और एक आपका है पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम ग्लाउकम। तो ये आपको जो कवक जो दिख रहा होगा दोस्तों, इन दोनों कवक का प्रयोग किया जाता है
एक अम्ल का नाम है दोस्तों गैलिक अम्ल, ठीक है। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है, ठीक है, गैलिक अम्ल, ठीक है। तो एस्परजिलस माइसिजीज और पेनिसिलियम ग्लाउकम, इन दोनों कवक का प्रयोग किस अम्ल के निर्माण में होता है? तो आप याद रखिएगा गैलिक अम्ल के निर्माण में। नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, एक और है दोस्तों, एस्परजिलस नाइजर द्वारा ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एस्परजिलस नाइजर, ठीक है। इसके द्वारा किस अम्ल का निर्माण होता है? ग्लूकोनिक, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्लूकोनिक एसिड का निर्माण होता है। और ये दोस्तों है तो बहुत सारा दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना ही याद रखिएगा, ठीक है। एस्परजिलस नाइगर के द्वारा किस अम्ल का निर्माण होता है? तो ग्लूकोनिक अम्ल, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों कवकों से कई प्रकार के एंजाइम भी प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। तो ये इससे करीब 1-2 क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि कवकों से कई प्रकार के एंजाइम भी प्राप्त किए जाते हैं। जैसे जैसे आपने कवक का नाम सुना होगा एस्परजिलस ओराइजी, ठीक है। एस्परजिलस ओराइजी से एमाइलेज, ठीक है, किस एंजाइम का? तो याद रखिएगा ये पूछ सकता है एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज एंजाइम का निर्माण किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपने, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपने अभी अभी ईस्ट का नाम सुना है दोस्तों, ईस्ट। तो ईस्ट से इनवर्टेज, ठीक है, कौन सा एंजाइम? इनवर्टेज। यह भी एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। ईस्ट से कौन सा एंजाइम? इनवर्टेज। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ईस्ट से हो गया इनवर्टेज, और एक पेनिसिलियम है। तो पेनिसिलियम से कौन सा एंजाइम है? तो पेक्टिनेज है। तो ये आप ख्याल रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए दोस्तों कवकों से कई प्रकार के विटामिनों का संश्लेषण भी होता है, मतलब कवक से कई प्रकार के विटामिन का भी निर्माण होता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ दोस्तों क्या क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या क्या है। जैसे में आपका एक है स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस कवक से विटामिन B12 बनता है, ठीक है। ईस्ट से कौन सा विटामिन बनता है? डी बनता है दोस्तों, विटामिन डी। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये भी आपका एग्जाम में पूछ सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? अस्बिया गोसिपी। तो इससे कि क्या होता है? तो इससे विटामिन B2 का संश्लेषण किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स आगे कहा जाता है, अगला नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कवकों से कई प्रकार के एंटीबायोटिक औषधियों का भी निर्माण होता है, मतलब इससे दवाई भी बनाया जाता है, ठीक है। तो कवक से दवाई भी बनाया जाता है, ठीक है। दोस्तों आपने नाम सुना होगा 1927 ईस्वी में, कब? 1927 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 1927 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त किया, ठीक है। पेनिसिलियम से पेनिसिलियम नोटेम है जो दोस्तों, ठीक है। पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। इससे क्या बना लिया? पेनिसिलिन बना लिया, ठीक है। तो पेनिसिलिन आपका एंटीबायोटिक का नाम है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट दोस्तों देखिए आपने नाम सुना होगा क्लोरोमाइसिटीन का, ठीक है। माइसिन का, स्ट्रेप्टोमाइसिन का, ठीक है। क्लोरोमाइसिटीन हो गया, नीचोमाइसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, इसके अलावा टेरामाइसिन हो गया। तो ये सारे एंटीबायोटिक औषधियाँ कवकों से ही प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो आपका एंटीबायोटिक है दोस्तों, ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये आपका कवक के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ कवक का प्रयोग कीड़े मकोड़ों द्वारा रोग फैलाने में, नियंत्रण में भी किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो आपका जितना भी इंसेक्ट वगैरह है, तो उन जिस इंसेक्ट को नियंत्रण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कवक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये लास्ट है। देखिए दोस्तों आपने ईस्ट का नाम सुना है ना, ईस्ट का। देखिए ईस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए।
ईस्ट के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि ईस्ट जो होता है वो एक कोशिकीय मृतजीवी कवक है। ये कैसा है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये यूनी सेलुलर होता है। और ये कैसा कवक है, तो ये मृतजीवी है। ठीक है, कैसा है, मृतजीवी कवक है। ठीक है, मृतजीवी कहने का मतलब क्या हो गया, मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करेगा। तो मरे हुए जीव जंतुओं से जो भोजन प्राप्त करता है जो कवक होता है, तो वो कौन होता है, ईस्ट होता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि ईस्ट जो होता है, ईस्ट में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है। इस कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था, तो आपने नाम सुना होगा ल्यूवेनहॉक का। ठीक है, इस बात का पता किसने लगाया था, ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। इसका उपयोग मतलब ईस्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो ईस्ट का प्रयोग मुख्य रूप से दोस्तों अल्कोहल बनाने में। ठीक है, इसके अलावा बियर, ठीक है, बियर हो गया, आप शराब हो गया। ठीक है, शराब हो गया दोस्तों। डबल रोटी, आपने जो पाव रोटी जो नाम सुना होगा दोस्तों, डबल रोटी। ठीक है, तो डबल रोटी में भी इसका ये प्रयोग किया जाता है, डबल रोटी में। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, लुई पास्चर ने सर्वप्रथम ईस्ट के किण्वन संबंधी गुणों का पता लगाया था। एक वैज्ञानिक का चर्चा कर रहा है फ्रेंड्स, लुई पास्चर का। ठीक है, कौन सा वैज्ञानिक है, लुई पास्चर। तो लुई पास्चर ने सबसे पहले क्या किया था, ईस्ट, तो ईस्ट में किण्वन, ठीक है, फर्मेंटेशन जिसे कहा जाता है, किण्वन के संबंधी गुणों का पता किसने लगाया था, तो लुई पास्चर ने। अभी फर्मेंटेशन क्या होता है मैं आगे के वीडियो में बना दूंगा दोस्तों, बता दूंगा किण्वन क्या होता है। ठीक है, तो लुई पास्चर ने क्या किया था, लुई पास्चर ने सर्वप्रथम ईस्ट के किण्वन संबंधी गुणों का पता लगाया था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद आपका है हानिकारक क्रियाएं। ठीक है, इससे कुछ हानि भी होता है। तो क्या क्या हानि होता है, तो आपने नाम सुना होगा राइजोपस हो गया, पेनिसिलियम आदि की कई जातियां भोजन को नष्ट कर देता है। मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स कि आपने नाम सुना होगा राइजोपस। ठीक है, राइजोपस है फ्रेंड्स। इसके अलावा क्या है, पेनिसिलियम। तो ये जो कवक जो होते हैं, ये सब कवक की बहुत सारी ऐसी जातियां जो होती है, तो ये फूड को क्या कर देता है, ये फूड को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये इसका हानि है इससे। नेक्स्ट पॉइंट आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले कई प्रकार के वस्तु, जैसे आपका कपड़ा। ठीक है, जिसे हम दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, आपका कपड़ा हो गया। ठीक है, कागज़ हो गया, लकड़ी हो गया। ठीक है, चमड़ा हो गया। ठीक है, आदि को कवक नष्ट कर देता है। ठीक है, इन सभी को नष्ट करने का कार्य कौन करता है, तो कौन करता है दोस्तों, तो आपका कवक करता है, याद रखिएगा। ठीक है, कपड़ा है, कागज़ है, लकड़ी है, तो इन सभी को नष्ट करने का कार्य क्या कौन करता है, तो कवक करता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों कुछ मशरूम। आपने मशरूम सुना होगा दोस्तों, मशरूम। ठीक है, कुछ मशरूम खाने वाले भी होते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें क्या है फ्रेंड्स कि कुछ मशरूम जहरीले होते हैं। ठीक है, कैसा होता है, तो कुछ मशरूम जो होता है वह जहरीले होते हैं, जो देखने में समान लगते हैं किंतु धोखे से खाए जाने पर मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, मतलब कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जो हमको फ़ायदा भी पहुंचाता है, लेकिन कुछ मशरूम कैसे होते हैं, जहरीला भी होता है। तो जैसे मैं कुछ मशरूम का नाम बताता हूं दोस्तों, आपने नाम सुना होगा लुसूला। ठीक है, लुसूला ये आपका मशरूम का नाम है। इसके बाद है लैक्टेरियस। ठीक है, तो ये सब जहरीला होता है। और वे फ्रेंड्स आपने नाम सुना होगा अमीनेटा। तो ये कुछ मशरूम होता है फ्रेंड जो कि जहरीला जो होता है, देखने में आपका तो बिल्कुल सिंपल लगेगा, लेकिन अगर इसे भोजन के रूप में खाया जाए तो ये जहरीला होता है और ये आपका जान भी ले सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि पौधों में होने वाले कई प्रकार के रोगों के लिए कवक ही मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। जैसे में सरसों का सफ़ेद कीट रोग। ठीक है, सरसों में कौन सा रोग दोस्तों, सरसों में एक रोग होता है सफ़ेद कीट
रोग। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो वाइट रस्ट। ठीक है, वाइट रस्ट बोलेंगे तो ये किस में होता है, तो सरसों में होता है। ठीक है, इसके अलावा मूंगफली का टिक्का रोग। ठीक है, कौन सा रोग, टिक्का, तो ये किस में होता है, मूंगफली में होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है मूंगफली का टिक्का रोग। नेक्स्ट है दोस्तों आलू का अंगमारी रोग। ठीक है, कौन रोग, अंगमारी। ठीक है, आलू में होता है तो आलू का अंगमारी रोग हो गया फ्रेंड्स। इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में हो जाएगा लेट ब्लाइट। ठीक है, इसके अलावा हो गया गन्ना में लाल सड़न रोग। ठीक है, ये तो बहुत बार पूछा गया दोस्तों कि लाल सड़न रोग किस में होता है, तो गन्ना में। ठीक है, तो गन्ना में लाल सड़न रोग। ठीक है, और आलू का अंगमारी रोग। इसके अलावा और भी है फ्रेंड्स, इसके अलावा है दोस्तों चने का विल्ट रोग। ठीक है, कौन सा रोग, विल्ट, जो कि किस में होता है, चना में होता है। इसके अलावा सेब के फल का सड़ना। ठीक है, जो सेब हो गया दोस्तों उसका क्या होना, राइप होना यानी सड़ना। ठीक है, और बाजरे का अर्गोट रोग। ठीक है, ये इसका नाम है दोस्तों अर्गोट रोग। तो अर्गोट रोग किस में होता है, तो अर्गोट रोग आपका बाजरा में होता है। चलिए नेक्स्ट, अभी और सा रोग है, अभी और है। इसके अलावा फ्रेंड्स है फ्रेंड्स गेहूं का लाल रस्ट रोग। ठीक है, कौन सा, लाल रस्ट। ठीक है, गेहूं का लाल रस्ट रोग, ये किस में होता है, तो गेहूं में होता है। इसके अलावा और भी होता है दोस्तों ढीला असमट, गेहूं का ढीला असमट, गेहूं का ढीला असमट, गेहूं का ढीला असमट, ये किस में होता है, तो ये गेहूं में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, गेहूं का ढीला असमट रोग। अभी और है फ्रेंड्स, अभी और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए। इसके अलावा है दोस्तों धान का प्रध्वंस रोग। ठीक है, कौन सा रोग, प्रध्वंस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, धान का प्रध्वंस रोग। ठीक है, तो ये किस में होता है, धान में होता है। इसके अलावा अंगूर का पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पाउडरी, DERY, पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, तो यह किस में होता है, अंगूर में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितना भी अभी मैं आपको नाम बताया हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि कीट रोग किसका है, टिक्का रोग किस में होता है, अंगमारी रोग किसका होता है। तो आप फसल का नाम भी याद रखिएगा, और ये सब जो रोग जो होता है, इन सभी रोगों का उत्तरदायी कौन होता है, कवक। ठीक है, यानी ये सब कवकों के द्वारा होने वाले रोग हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट आपका है कवक जंतुओं में भी कई प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। तो जंतुओं में बहुत सारा ऐसा रोग जो होता है वो कवकों के द्वारा होता है, जैसे मानव में होने वाला एस्परजिलस। ठीक है, कौन सा रोग दोस्तों, एस्परजिलस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एस्परजिलस, ऐसे हकीकत में इसका नाम है एस्परजिलेसिस। ठीक है, इसका नाम है दोस्तों एस्परजिलेसिस, जो कि फेफड़ा रोग है। ठीक है, ये लंग्स में होता है, लंग्स वाला है दोस्तों। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा रिंग वॉर्म का, कौन वॉर्म, रिंग वॉर्म, जिसे हम दाद बोलते हैं। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा दोस्तों मेनिनजाइटिस। ठीक है, और इसके अलावा है दोस्तों हिप्टोप्लाज्मोसिस। ठीक है, मैं उसे भी लिख देता हूँ। देखिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए, हिप्टोप्लाज्मोसिस। तो ये सारे जो रोग होते हैं दोस्तों, ठीक है, किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है, ध्यान में रखिएगा, जो कि मानव में होता है। ठीक है, जीव जंतुओं में होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसी प्रकार पशु में भी बहुत सारा ऐसा रोग होता है जो कि कवक के द्वारा होता है। जैसे जैसे ध्यान दीजिए, एक रोग है दोस्तों एपलटे फूट। ठीक है, म्यूकरोमाइकोसिस, म्यूकरोमाइकोसिस। तो ये सारे जो रोग होते हैं दोस्तों कवक के द्वारा होता है, जो कि पशुओं में होता है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा लास्ट पॉइंट और है दोस्तों, लास्ट पॉइंट थोड़ा सा सुन लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, लास्ट पॉइंट क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखिएगा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट।
कहा जाता है फ्रेंड्स कि कुछ कवक जो निमेटोड का भक्षण करते हैं, ठीक है, निमेटोड कोई जीव है फ्रेंड्स, ठीक है, तो कुछ कवक जो निमेटोड का भक्षण करते हैं वैसे कवक को कहा जाता है प्रीडेशियस कवक, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इसे, क्या कहा जाता है, प्रीडेशियस कवक। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि राइजोपस को ब्रेड मोल्ड या फिर पिन मोल्ड कहा जाता है, ठीक है। आपने कवक का नाम सुना होगा जिसका नाम है राइजोपस, ठीक है, तो इसे कहा जाता है ब्रेड, ठीक है, इसे कहा जाता है ब्रेड मोल्ड भी बोल सकते हैं और या तो इसे पिन मोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपने नाम सुना होगा एस्परजिलस, ठीक है, कौन से कवक का, एस्परजिलस। तो जो आपका एस्परजिलस को ब्लू मोल्ड कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, ब्लू मोल्ड, तो ये भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, किण्वन की क्रिया में ईस्ट द्वारा इथाइल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। क्या होता है फ्रेंड्स कि आपका जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो होता है, किण्वन का क्रिया जो होता है, किण्वन मतलब होता है सड़ना गलना, बस आप इतना ध्यान में रखिएगा। ऐसे मैं डिस्क्रिप्टिव आगे भी पढ़ा दूंगा फ्रेंड्स, फिलहाल आप ये याद रखिएगा कि किण्वन की क्रिया में जो आपका ईस्ट जो होता है, ठीक है, तो ईस्ट द्वारा किस चीज़ का निर्माण होता है, इथाइल एल्कोहल C2H5OH, ठीक है, इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ये ध्यान में रखिएगा। यह कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस के नाम से बेचे जाते हैं, ठीक है, ये जो आपका जो बनता है दोस्तों, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो किस नाम से बाज़ार में बेचा जाता है, तो ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ़ के नाम से बेचा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपने एक पदार्थ का नाम सुना होगा, एफ्लाटॉक्सिन नामक पदार्थ पालतू पशुओं के लिए हानिकारक है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा, एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है, एफ्लाटॉक्सिन, तो एफ्लाटॉक्सिन नामक पदार्थ जो होता है वो पालतू पशुओं के लिए ये हानिकारक होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, कैसा होता है, तो ये हानिकारक होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। और आज का लास्ट पॉइंट ध्यान से सुन लीजिए, आज का लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, इस सेशन का लास्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है LSD, ठीक है, यानी लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड, ठीक है, डाई इथाइल एमाइड, ठीक है, ये एक पदार्थ है फ्रेंड्स, ठीक है, LSD एक पदार्थ है, ठीक है, जो क्लेविसेट्स पेसेपेलाई नामक कवक से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, ये कवक का नाम है क्लेविसेट्स, ठीक है, क्लेविसेट्स, ऐसे पूरा नाम है क्लेविसेट्स पेसेपेलाई, ठीक है, ये कवक का नाम है, ध्यान में रखिएगा। तो LSD जो होता है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे ध्यान में रखिएगा, LSD हो गया लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड, ठीक है, तो ये जो पदार्थ जो होता है क्लेविसेट्स पेसेपेलाई नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन समाप्त हो चुका है। आज का सेशन आपको कैसा लगा है दोस्तों, आप कमेंट में करके लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, अगर किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम होता और आगे आप किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट जरूर कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स, आगे और भी डिस्क्रिप्टिव वीडियो आने वाला है, इसके बाद मैं आपको लाइकेन के बारे में पढ़ाऊंगा दोस्तों, और भी बहुत सारा बायोलॉजी का बहुत सारा टॉपिक है फ्रेंड्स जो मैं इसमें क्लियर करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।